डिस्कशन सोर्स ऑफ फाइनेंस के एरिया पे तकरीबन कंप्लीट हो रही थी। कल हमने आखिरी जो एक पॉइंट रह गए थे उन पे बात की, जिसमें वेंचर कैपिटल, बिजनेस एंजल्स, प्राइवेट equity funds, asset securitization, and then direct and indirect investment and speculation. ये जी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने कल डिस्कस किया। तो कोई सवाल? एसेट सिक्योरिटाइजेशन में हमने एक कंपनी ने अपने एसेट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया है। ट्रांजैक्शंस को आप सिर्फ अगर जहन में रखिए एसेट सिक्योरिटाइजेशन की, और उसके मकसद को जहन में रखिए। ट्रांजैक्शन क्या थी? कंपनी ए ने अपनी रेंटेड बिल्डिंग कंपनी बी को ट्रांसफर की। कंपनी बी ने उस रेंटेड बिल्डिंग को एज सिक्योरिटी ऑफर करके टीएफसी इशू किए और पैसे रेज किए। टीएफसी इन्वेस्टर को कंपनी बी ने क्या गारंटी दी कि भाई मैं आपका इंटरेस्ट रेंटल इनकम से पे करूंगा और आपका पैसा मैं इस बिल्डिंग को खरीदने में इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो कंपनी बी ने पैसे रेज करके कंपनी को ए को पे कर दिए। कंपनी ए को ये ट्रांजैक्शन ये होगी, बी इज एसपीवी, ठीक है, बी इज एसपीवी जो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाएगी। अब ये कंपनी ए ने इस मकसद से क्या फवाइद हासिल किए? कंपनी ए ने सबसे अहम जो फायदा हासिल किया इस एसपीवी के थ्रू, कंपनी ए थ्रू एसपीवी इज एबल टू रेज फाइनेंस एट द चीपर रेट्स। सस्ते रेटों पे फाइनेंस मिल जाता है क्योंकि कंपनी ए खुद फाइनेंस रेज करती है। तो डेट इन्वेस्टर को कंपनी ए में लिक्विडेशन, डिफॉल्ट के रिस्क, क्रेडिट रिस्क उसको नजर आता है कि कंपनी ए तो कई बिजनेसेस कर रही है, बिल्डिंग रेंटल इज वन सोर्स ऑफ इनकम, उसका मेन बिजनेस तो मे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है। तो कंपनी ए को लेंडर जब लोन देता है तो उसको लगता है भी कंपनी ए के किसी भी बिजनेस में ऊंच नीच आई तो मेरे पैसे डूबने का खतरा है। तो इसलिए इन्वेस्टर को कंपनी ए को लोन देने में रिस्क ज्यादा है, तो इन्वेस्टर कंपनी ए से इंटरेस्ट ज्यादा मांगता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लेकिन जब हम यही इन्वेस्टर कंपनी बी को लोन देने की बात कर रहा है तो कंपनी बी में इन्वेस्टर के लिए रिस्क कम है क्योंकि कंपनी बी में सिर्फ एक बिजनेस है, रेंटल प्रॉपर्टी का। रेंटल प्रॉपर्टी में रिस्क मतलब इनकम में ऊंच नीच का खौफ, बिजनेस में रिस्क ऊंच नीच का खौफ होता है ना इनकम का। तो रेंटल प्रॉपर्टी में इनकम का ऊंच नीच का खौफ ना होने के बराबर है। वैक्सीम क्या होगा, बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, कोई एक फ्लैट वाला बिल्डिंग खाली कर जाएगा तो महीने 2 महीने आ जाएगा, ऊंच नहीं आएगी, नेग्लिजिबल है। कारोबार की तरह नहीं कि कभी इम्पोर्ट ड्यूटी लगी तो कभी बिजली का बिल बढ़ गया तो कभी पेट्रोल बढ़ गया तो आपके प्रॉफिट्स, कभी लोड शेडिंग शुरू होगी, आपके प्रॉफिट्स की ऐसी की तैसी फिर जाती है। आम बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी बिजनेस में रिस्क कम है। तो वही प्रॉपर्टी कंपनी ए ने जब कंपनी बी को ट्रांसफर की और उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अब जब कंपनी बी लोन रेज करेगी तो कंपनी बी को लोन सस्ते रेटों पे मिलेगा। तो प्रैक्टिकली कंपनी बी कंपनी ए का हिस्सा है ना, तो कंपनी ए डायरेक्ट लोन लेती है, उसको ज्यादा हाई रेट पे लोन मिलता है। कंपनी ए कंपनी बी को क्रिएट करके उसके थ्रू लोन ले रही है, उसको सस्ते रेटों पे लोन मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर फायदा एसेट सिक्योरिटाइजेशन का यह है कि एसेट आपके मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हुए एंड यू आर एबल टू रेज फाइनेंस एट अ चीपर रेट। सॉरी, बेटा ये इस तरह के जो आप कह रहे हो स्पेशल सर्कमस्टांसेस, वो तो किसी भी कारोबार में कहीं पे भी अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सर्कमस्टांसेस को, जैसे आपने बिल्डिंग को गवर्नमेंट का की सड़क बनी खाली कर दो तो आपकी फैक्ट्री भी सड़क में आ सकती है। ये फैक्ट्री की सड़क बनी है, फैक्ट्री गिरा दो, वो तो किसी बिजनेस के साथ भी कुछ हो सकता है। बिजनेसेस में इस तरह के रिस्क आप फोर्सी नहीं करते। जब बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं तो बिजनेस रूटीन में नॉर्मल कोर्स में चलता है तो उसमें क्या डर है? वो तो कोई बिजली गिर सकती है, कोई जलजला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनको हम कहते हैं कि ये रिस्क आप फोर्स ही नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में जो रिस्क आपको नजर आते हैं आप उन रिस्क को देख के अपने फैसले करते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा, छोटे से 2 कैलकुलेशन है हमारे पास इस चैप्टर से। इस चैप्टर में हमने बॉन्ड वैल्यूएशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी कवर की थी, तो उसी से रिलेटेड 2 पास पेपर के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। ये जनाब एक आबिद फूड का क्वेश्चन है, ऑटम 16 में आया था हमारे पास, 6 मार्क्स। आबिद फूड्स ऑटम 16, 6 मार्क्स। ये किताब में तो आई नहीं, अडेंडम मैंने कल भेजा था आप लोगों को, भेजा था अडेंडम था आपको, अडेंडम में आ जी क्वेश्चन।
ये अनफॉर्चुनेटली हमसे बुक में स्किप हो गया, एडेंडम मैंने आपसे शेयर किया है, इट इज इन एडेंडम, तो खोल के जरा अपने सामने कर लीजिए। एडेंडम में जिसमें हमने वो पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन का डिफरेंस, वहीं पे हमें ये भी मिलेगा देखने को। ठीक है जी, नेक्स्ट पेजेस पे ये क्वेश्चन भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये आबिद फूड्स ऑटम 16 क्वेश्चन 9। आबिद फूड लिमिटेड हैज इशूड 8,000 convertible bonds of ₹100 each at par value. The bonds carry markup at the rate of 8%, which is payable annually. Each bond may be converted into 10 ordinary shares of AFL in 3 years. Any bonds not converted will be redeemed at 115. Calculate the current market price of the bond. If bondholder require a return of 10% and the expected value of AFL ordinary shares on conversion day is 12. उनके जी दोनों सूरतों में आप बॉन्ड की मार्केट प्राइस कैलकुलेट कीजिए। तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस का हमने एक असूल डिस्कस किया था। बॉन्ड की मार्केट प्राइस होती है बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे? बॉन्ड होल्डर्स के करंट रिक्वायर्ड रिटर्न पे। ठीक है, बॉन्ड होल्डर के करंट रिक्वायर्ड रिटर्न पर की मार्केट वैल्यू। पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस केस कि जब 3 साल बाद कन्वर्जन का टाइम आया, शेयर 10 रुपए का था, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, आज अगर आप ये बॉन्ड लेना चाहते हैं तो इस बॉन्ड से एसोसिएटेड फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हैं? एक, आपको इंटरेस्ट आएगा, कितने साल? 3 साल। कितने रुपए? 8% है, नॉमिनल वैल्यू पे अप्लाई करें 8 रुपए। एक बॉन्ड पकड़ो, उसकी प्राइस निकालने चलो, तो एक बॉन्ड पे सालाना इंटरेस्ट आपको 100 रुपए की पार वैल्यू है, 8% रेट है, कूपन रेट को पार वैल्यू पे अप्लाई करें, ये सालाना इंटरेस्ट है। इसके बाद 3 साल बाद, अब 3 साल बाद हमारे पास ऑप्शन है, मैं एक वर्किंग वन बनाता हूं। ऑप्शन हमारे पास 3 साल बाद क्या है? हम चाहें तो कन्वर्ट करवा लें, चाहें तो रिडीम करवा लें, यही ऑप्शन है ना हमारे पास। अगर तो मैं कन्वर्ट कराता हूं तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे? 10 शेयर्स। उस वक्त उनकी प्राइस क्या होगी? पार्ट ए में 12 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब मुझे 120 रुपए के शेयर मिल सकते हैं अगर मैं कन्वर्जन ऑप्शन की तरफ जाऊं। अल्टरनेटिवली रिडम्पशन की ऑप्शन है, और अगर मैं रिडीम करवाता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 115। तो व्हाट विल बी योर डिसीजन इन दिस केस, रिडम्पशन या कन्वर्जन? कन्वर्जन। तो हमने कहा जी इस केस में हम कन्वर्ट करवाएंगे और 3 साल बाद 120 रुपए हासिल करेंगे। तो अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट से फ्यूचर में मुझे क्या कैश फ्लो मिल सकता है? इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मुझे फ्यूचर में 3 साल 8 रुपए इंटरेस्ट आ सकता है, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, पार्ट ए सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा, तो मेरे पास 3 साल बाद 120 रुपए आएंगे। और बॉन्ड की वैल्यू का तरीका क्या है? आप उस बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट कीजिए और उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए, करंट इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है 10% पे। तो जनाब ये पीवी यहां पे लीजिएगा, ये मार्केट वैल्यू एक बॉन्ड की आ गई। अच्छा जी, हम इसकी एक बॉन्ड के कैश फ्लोज को 10% पे डिस्काउंट करेंगे तो ये पीवी आएगी, ये एक बॉन्ड की मार्केट प्राइस हमें मिलेगी। ठीक है जी, तो जनाब ये एक एन्युटी है, 10% 3 साल, एन्युटी फैक्टर बोलिए 2.487, 10% 3 साल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 751, प्रेजेंट वैल्यू 8 इंटू 2.487 19.90, और ये बना कितना जी? 90.12, टोटल हुआ 110.02। ये जी हमारे पास एक बॉन्ड की वैल्यू आ गई, और उसने हमसे मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स कहा है, तमाम बॉन्ड्स की वैल्यू बतानी है। तो भाई मार्केट प्राइस वैसे कहना नहीं चाहिए, मार्केट प्राइस तो एक प्रोडक्ट की होती है, मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स जो बनेगी, तो कितने बॉन्ड्स हैं जी हमारे पास? 8000 बॉन्ड्स है ना, 8000 बॉन्ड्स इंटू ₹110.02, तो रुपीज इन मिलियन में बोल दो, कितने मिलियन बनते हैं? 8
88.16 मिलियन। ये जो हमारे बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू है पार्ट ए में। जी कितने? जी फुल फिगर बोल दें भाई। 880160 लीजिए जी। 880160 ये तो 880,000 बना। 880,000 880160 जी। एनी क्वेश्चन? बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू, एक बॉन्ड की प्राइस 110 है, तमाम बॉन्ड्स की वैल्यू 880 होगी इस केस में। ये मैंने पार्ट ए, इसको मैं अगर यहां पे डिस्कस करूं, ये पार्ट ए मैंने बनाया इधर। अब मैं इसी में ही अगर पार्ट बी भी इसी पार्ट में ही मैनेज कर लूं तो हमारे लिए चीज़ें ज़रा एफिशिएंसी से मैनेज हो जाएंगी। पार्ट बी के लिए अगर हम चलें, पार्ट बी के लिए अगर हम कैश फ्लो यहां पे बनाएं तो पार्ट बी में हमारा सालाना इंटरेस्ट कितना रहेगा? पार्ट बी में सालाना इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, वो तो 8 रुपए ही रहने वाला है। और पार्ट बी में हम अगर वर्किंग वन में जाएं, ये पार्ट ए की वर्किंग है, ये पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हम अगर कन्वर्ट करवाने चलें तो 10 शेयर्स किस प्राइस पे कन्वर्ट होंगे? 10 के हिसाब से 100। और अगर हम रिडीम करवाने चाहें तो रिडीम में कितने पैसे मिलेंगे? 115। तो हमारी चॉइस विल बी 115। तो जनाब ये पार्ट बी के लिहाज से हमारे कैश फ्लोज क्या बने और इसके हिसाब से हमारी पीवी क्या बनती है। पीवी इंटरेस्ट की तो सेम रहेगी 19.90 और कन्वर्जन की 88.37 एंड द सम इज 106.27 और वैल्यू आपकी पार्ट बी की जो बनेगी दैट विल बी 8,000 इंटू रुपीज 106.27 850,160। लीजिए जी, ये हमारे पास आंसर है। आपके एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है इससे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बॉन्ड की मार्केट प्राइस बताई कि 100 रुपए का बॉन्ड 110 का है और उसके हिसाब से एक बॉन्ड को नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू ली। आपकी एग्जामिनर की कैलकुलेशन जो है वो उसने ये सारा डाटा ही 8,000 बॉन्ड्स पे कैलकुलेट कर लिया है। उसने 8,000 बॉन्ड्स का इंटरेस्ट लिया है, 8,000 बॉन्ड्स की ये कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट की है। तो आप उस तरह प्रेजेंट कर दें, इस तरह प्रेजेंट कर दें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे जरा कन्वीनियंट लगता है। इतनी ज़रबों तकसीमों में छोटी छोटी वैल्यू से हमने हैंडल कर लिया, आखिर में एक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डाली तो मामला हल हो गया हमारा। ठीक है, तो बहरहाल वैसे प्रेजेंट करें ऐसे करें, दोनों इक्वली गुड है, बट दिस सीम्स एफिशिएंट। मुझे ये तरीका जरा बेहतर लगता है मैं जब इसका स्टूडेंट देखता हूं तो। जी नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? आंसर उसके भी एग्जैक्टली शायद यही होंगे मेरे ख्याल में, ऐसे ही है जी, एग्जैक्ट सेम है। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस में हो सकता है, सारी बात है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज कहीं राउंड ऑफ की है ना, तो जब राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है तो दैट इज नॉन इशू। 880,160 है, वहां पे 880,064 है, यहाँ पे 850,160 है, वहां पे 850,024 है। जस्ट राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, कोई इशू नहीं है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 आबिद फूड्स हमने डिस्कस किया। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है जी, दैट इज शहाब पाकिस्तान स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी वैल्यूएशन का ही क्वेश्चन है। शहाब पाकिस्तान 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट एडवाइज वेदर एसपीएल शुड होल्ड द बॉन्ड टिल रिडम्पशन और कन्वर्ट देम इनटू ऑर्डिनरी शेयर टुडे। ये भी कन्वर्टेबल बॉन्ड पे ही सवाल है कि क्या शहाब बॉन्ड्स को रिडम्पशन तक वेट करे, रिडम्पशन का, या आज कन्वर्ट करवाए ऑर्डिनरी शेयर्स में। आल्सो डिटरमिन एट व्हाट मार्केट प्राइस पर शेयर SPL would be indifferent to hold bonds till redemption
और कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स टुडे? दो सवाल हैं जी। हम पहले सिर्फ पहले हिस्से के हिसाब से देखते हैं कि क्या हमें कन्वर्ट करवाना चाहिए या रिडम्पशन का वेट करना चाहिए। तो असूल बड़ा सीधा सा है कि कन्वर्ट करवाते हैं तो कन्वर्जन की वैल्यू क्या है, रिडीम करवाते हैं तो रिडम्पशन की वैल्यू क्या है, रिडम्पशन का वेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है जी, कन्वर्ट करवाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, रिडम्पशन का वेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। सवाल पढ़ते हैं जी। ऑन 1 मार्च 2018, आज तारीख पढ़ लीजिए ऊपर, 1 मार्च 2020 है। 1 मार्च 2018 में 2 साल पहले शहाब पाकिस्तान लिमिटेड परचेज 10,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ डेल्फी लिमिटेड at par value of 100 each. The bonds carry annual markup of 12%, which is payable semi-annually. That is at the end of February and August each year. Each bond is convertible into 5 ordinary shares of DL, which are currently trading at 24 each. Any bonds not converted by 28 February will be redeemed at 120 rupees per bond. SPL's cost of capital is 15. तो जनाब रिडम्पशन ऑप्शन है कि आप अगर चाहें तो आप उनको रिडीम करवा सकते हैं, सॉरी कन्वर्जन ऑप्शन है, चाहें तो कन्वर्ट करवा सकते हैं 5 ऑर्डिनरी शेयर्स में जो कि 24 रुपए के बिकते हैं। अल्टरनेटिवली आप चाहें तो रिडम्पशन का वेट करें, रिडम्पशन होगी 120 रुपए में और वो होगी 28 फरवरी 2022 में, मतलब आज आप 20 में खड़े हुए ना, तो 21-22 2 साल बाद। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है कि आज 5 शेयर ले लें या आज 5 शेयर ना लें, फ्यूचर में 2 साल इंटरेस्ट लें और 2 साल बाद रिडम्पशन वैल्यू ले लें। यही 2 ऑप्शन है ना। तो भाई देख लेते हैं इनमें से ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है। आज 5 शेयर ले लें तो उनकी वैल्यू क्या बनती है, उसको कंपेयर करें अगर हम 2 साल इंटरेस्ट और रिडम्पशन लें उसकी वैल्यू से। बट इशू क्या रहेगा, शेयर्स आज मिलने हैं और रिटर्न फ्यूचर में आनी है। हल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ले लो, मतलब जो फ्यूचर में रिटर्न आनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। और किस रेट पे लोगे प्रेजेंट वैल्यू? करंट 15% पे। अच्छा जी, अब हम इसके लिए वर्किंग जरा बनाते हैं। तो 2 ऑप्शन हमें कंपेयर करनी है। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन 2, ऑप्शन नंबर 1, रिडीम कन्वर्ट नाउ, कन्वर्ट नाउ। अगर आप कन्वर्ट नाउ करते हैं तो आपको 5 शेयर मिलेंगे ₹24 के हिसाब से, जो बनते हैं 120 के। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि आप 2 साल इंटरेस्ट वसूल करें। अच्छा, यहां पे एक थोड़ी सी चेंज है, हमें इंटरेस्ट तो 2 साल आना है लेकिन सालाना नहीं आना, सेमी एनुअल आना है। तो क्या हमने सेमी एनुअल कैश फ्लो से डील करना सीखा हुआ है? तो बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे लगा था शायद नहीं सीखा हुआ। तो सेमी एनुअली सीखना है, सीखा हुआ हमने। तो जनाब हमारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है, हम इंटरेस्ट वसूल करें और रिडम्पशन करवाएं। इंटरेस्ट वसूल करेंगे हम एन पीरियड्स में कर चलें तो 1 से 4 तक। अब 6 मंथली पीरियड है, ठीक है जी, पीरियड हमारा 6 मंथली है। हम 6 मंथली 4 दफा में इंटरेस्ट आएगा और एट द एंड ऑफ 4th पीरियड हमें पैसे मिलेंगे। तो रुपीज में 6 मंथली इंटरेस्ट हमें कितना आना है भाई? कूपन रेट क्या है? बॉन्ड का कूपन रेट क्या है जी? बॉन्ड का कूपन रेट है 12%। 12% बॉन्ड पे 6 मंथली इंटरेस्ट का मतलब 6 मंथली एवरी 6 मंथ। तो फेस वैल्यू कितनी है जी? 100 ईच। तो 6% मतलब चले मैं इसकी कैलकुलेशन भी यहां पे शो कर दूं, 12% बटा 2 6 मंथली हो गया, इनटू 100 6 मंथली इंटरेस्ट आ गया शेयर पे। और रिडम्पशन कितने पे है? विल बी रिडीम्ड एट 120। तो ये जनाब हमारे कैश फ्लोज हो गए, ये हमारे बॉन्ड्स के कैश फ्लोज आ गए। ये इनका पीरियड है, ये इनके कैश फ्लोज आ गए। अब हम डिस्काउंट फैक्टर लाते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर वैसे तो उसने कहा 15% है, बट ये तो सालाना है। हमारे जब कैश फ्लो 6 मंथली है तो डिस्काउंट फैक्टर भी सेमी एनुअली बनाना पड़ेगा, जो कि बनता है 7.5%। तो जनाब ये लीजिए, इसकी पीवी बनाइए। तो अब चूंकि 7.5% का फैक्टर है, यहां पे हम फार्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि टेबल में तो फुल परसेंटेज मिलती है ना। तो हम फार्मूला पे जाते हैं और फार्मूला हमें पेज पे अवेलेबल है, सेकंड लास्ट पेज पे हमारा। उसमें वैल्यूज फीड करें तो 1 माइनस 1.075 रेज टू पावर -4 ओवर 0.075। लीजिए जी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए फैक्टर से 6 को, इससे तो बताइए पीवी क्या आती है?
20.10 और ये जनाब 4 पीरियड का डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट फैक्टर 1 प्लस आर एच पर माइनस एन, तो ये जनाब 7.5%, 4 पीरियड का फैक्टर। इसकी पीवी ले 89.86, टोटल लीजिए 109.96। ये जी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप देख लीजिए आपके पास ऑप्शन क्या बन रही है। आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो वेट करके फ्यूचर में ये कैश फ्लो रिसीव कर लें, लेकिन इन कैश फ्लो की पीवी है 109, इन कैश फ्लो की पीवी है 109.96। चाहे तो आप आज 5 शेयर ले लें, इन कैश फ्लोज की वैल्यू है 120। तो व्हाट इज योर डिसीजन? 120। ठीक है, आपका डिसीजन है 120। हमसे यही पूछा गया था ना, हमसे सवाल क्या था कि एडवाइस, हमारा पहला सवाल था कि कंपनी को क्या करना चाहिए, कि एडवाइस वेदर एसपीएल शुड होल्ड द बॉन्ड्स टिल रिडम्पशन और कन्वर्ट देम इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स टुडे। हम कह रहे हैं जी कन्वर्ट देम इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स टुडे, आज ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर लो, उसमें आपको 120 रुपए आज मिलते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को एक और एंगल से भी देखा जा सकता है, वो भी जरा सुनिएगा। यहां पे तो उसने पूछा ना कि आप कन्वर्ट करवाएंगे या रिडम्पशन का वेट करेंगे। इसी सवाल का एक और अंदाज भी हो सकता था कि इस बॉन्ड की वैल्यू बताओ क्या है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो असूल बड़ा सीधा सा है, इन दोनों में से जो हायर होती है ना वो वैल्यू होती है। आपके पास ये बॉन्ड है, जो चाहो तो आज 120 के शेयर में कन्वर्ट करो, चाहो तो रिडम्पशन का वेट करके इतनी कैश फ्लो जिनकी पीवी है हासिल करो। आपका डिसीजन 120, तो क्या आप अपना बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड 120 से कम में बेचोगे? बेशक इसकी पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो 109.96 है। बॉन्ड की वैल्यू, नॉर्मल बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल बॉन्ड की वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अगर ये नॉर्मल बॉन्ड होता, इसकी मार्केट वैल्यू ये थी। अगर ये नॉर्मल बॉन्ड होता तो नॉर्मल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होती है पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट करंट रेट, तो वो तो 109 बनती। लेकिन ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड में हायर ऑफ द टू होती है, पीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज और कन्वर्जन वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर वो मार्केट वैल्यू है। इस केस में ये हायर है, ये मार्केट वैल्यू है। तो ये सवाल में हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बताओ, तो जवाब हमारा होता है 120। इसने सवाल दूसरा पूछा, उसने कहा जी बताओ कन्वर्जन करनी चाहिए या नहीं। हमारा डिसीजन है कन्वर्जन करनी चाहिए। डाटा वही है, सिर्फ रिक्वायरमेंट बदलती तो आखिरी जुमला हमारा बदलना था, कैलकुलेशन यही रहनी थी। कन्वर्जन वैल्यू भी कैलकुलेट होनी थी, पीवी भी कैलकुलेट होनी थी, रिक्वायरमेंट बदलती। रिक्वायरमेंट जैसे ये है, हमारा जवाब लिखा हुआ है कंपनी शुड कन्वर्ट द शेयर्स। रिक्वायरमेंट होती व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, हमारा जवाब होता मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज हायर ऑफ द टू, 120। सेम कैलकुलेशन, दो रिक्वायरमेंट एड्रेस हो जाती थी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये तो हुआ पहला पार्ट, इस सवाल का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है? एट व्हाट शेयर प्राइस एसपीएल विल बी इंडिफरेंट। अभी तो चॉइस क्लियर है ना कि भाई कन्वर्ट करवाना है। क्यों क्लियर है? क्योंकि प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव है, 24 रुपए का शेयर है ना, तो 24 रुपए के शेयर में कन्वर्ट कराने में फायदा है। इनडिफरेंट से मुराद जो मर्जी कर लो, ये कर लो या ये कर लो, तो ये कर लो ये कर लो, तो तभी होगा जब दोनों की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू की सेम होने का मतलब शेयर प्राइस नीचे आएगी। उसने कहा जी शेयर प्राइस कहां पे आए कि कंपनी इंडिफरेंट हो जाती है, तो भाई शेयर प्राइस कहां पे आए कंपनी इंडिफरेंट होती है, तो 109.96 बाय 5, 21.99। ये जी वो प्राइस है। अगर शेयर प्राइस 21.99 है ना, तो भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, और जब वैल्यूज बराबर है तो कंपनी इंडिफरेंट है, ये कर लो या ये कर लो। दूसरा पार्ट था किस प्राइस पे कंपनी इंडिफरेंट होती है, तो इंडिफरेंट कंपनी तब होती है जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो, और ये दो वैल्यूज बराबर कब होंगी? जब शेयर प्राइस 24 की जगह 21.99 पे आ जाए, तो शेयर होल्डर इन्वेस्टर इंडिफरेंट हो जाता है। अच्छा, यहां पे आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी एक वेरिएशन है सोल्यूशन में। अब वो आर्बिट्रेटरी सी वेरिएशन है, वो वेरिएशन है यहाँ पे। मैं इस फैक्टर को उसने डिफरेंटली हल किया हुआ है, मेरे अभी नजर पड़ी आंसर पे, तो मैं इसके हिसाब से देखूं। उसने इसको, क्योंकि ये तो 2 साल बाद का सिंगल कैश फ्लो है, इसको उसने 15% -2 सालाना डिस्काउंट रेट और 2 साल बाद का कैश फ्लो उस पर डिस्काउंट किया है, उससे ये वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, तो वैल्यू बदल रही है, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्या बेहतर है। चलें, विदाउट गेटिंग इनटू निटी-ग्रिटीज, मैं इसको फिलहाल ठीक समझता हूं। मुझे लगता है मुझसे शायद यहां पे ओवरलुक होगी ये ट्रीटमेंट, ये शायद बेहतर है।
ये तो थे ना 6 मंथली कैश फ्लोज थे, तो ये तो इसके 4 हमने कैश फ्लो बनाने थे, इसको तो हमें मजबूरी थी, हमने ऐसे चलना था। लेकिन ये सिंगल कैश फ्लो और 2 साल बाद का कैश फ्लो और सालाना फैक्टर 15% अवेलेबल ऑलरेडी, तो यहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत शायद नहीं थी। ठीक है, तो ये वैल्यू काइंडली रिवाइज कर लीजिए। और ये चलें, इस बहाने आपको करेक्शन का तरीका भी एक बार देखने को मिल गया। गलती अगर होगी पता लगी तो करेक्शन कैसे की जाती है। एक लाइन क्रॉस की नीचे वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू बोलिए 9.74, इसको रेक्टिफाई कीजिए 110.84 और यहां पे आप 110.84 डिवाइड विद 5 करेंगे तो 17। लीजिए जी, पहला पार्ट का हमारा जवाब नहीं बदला, वो तो ऑप्शन वही है कि कन्वर्जन ऑप्शन बेहतर है। दूसरे पार्ट का जवाब हमारा बदल गया है। मतलब अगर हमने ये गलती कर दी होती तो मे भी ये 4 में से हमारा आधा नंबर, 1 नंबर शायद इससे कट रहा होता, शायद 1 या आधा नंबर कट रहा। सवाल ही गलत हो रहा, 4 में से 4 नंबर नहीं आते, 4 में से शायद 3 आ जाते। अब हमने ये गलती पता लगी, हमने ठीक कर लिया, अब 4 में से 4 हमारे पूरे हो चुके हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? टैक्सेशन अगर उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपके साथी ने कहा नो टैक्स लिखा हुआ है, अगर टैक्सेशन आ भी जाए तो हमारी कोई कैलकुलेशन यहां पे नहीं बदलती, हमारी किसी कैलकुलेशन में यहां पे कोई चेंज नहीं आता जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक नंबर आधा नंबर बेटा, मैंने रिपीटेडली बोला है वैल्यू के नंबर नहीं है, यहां पे किस चीज के नंबर है? असूल के। और ये असूल क्या है कि आपकी जो ये वैल्यू आई है इसको 5 से डिवाइड करके आपने ये वैल्यू निकालनी है और ये आपका आंसर है प्राइस, जिस पे कंपनी डिफरेंट होती है। अब आपकी वैल्यू यहां पे 109 है, 110 है, आपने उससे 5 को डिवाइड करना है और जो आंसर आए, अगर आपने कह दिया कि ये मेरी प्राइस है जिस पे कंपनी डिफरेंट होती है, इस प्रिंसिपल के नंबर पूरे हैं आप। ठीक है, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की उस कैलकुलेशन में कोई गलती होगी, नंबर कट गए, लेकिन उस वैल्यू को आगे आपने सही असूल के तहत ट्रीट किया तो नंबर मिलते हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट है। अब हम मूव करेंगे नए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का जो चैप्टर है ये हमारे पास चैप्टर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस चैप्टर 3 है जी हमारा, चैप्टर 3 कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। इसमें कैफ लेवल पे ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है ये चैप्टर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमने पढ़ा, कैफ 8 में वो एग्जिस्ट करता था। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अच्छा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का चैप्टर जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे सिलेबस में नहीं रहा कभी भी, फर्स्ट टाइम कैफ लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी, जो कि हम कवर कर चुके हैं। ये कैफ 8 लेवल पे पुरानी स्कीम में हमारे सिलेबस का हिस्सा रहा है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी हमारे पास टोटली न्यू सब्जेक्ट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्शली न्यू है जो आगे हम पढ़ेंगे। बजटिंग टोटली पुराना है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ये भी टोटली पुराना है। सो हमारे जो कैफ 8 के सिलेबस में होते थे, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस वो वाहिद एरिया जो 100% न्यू है कैफ लेवल पे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख चुके हैं। यहाँ पे मॉडल पेपर में एक एमसीक्यू 6 नंबर का एक सवाल, और स्प्रिंग में 2 नंबर का एमसीक्यू और 10 नंबर का सेक्शन बी में एक सवाल। तो 7 मार्क्स 12 मार्क्स वी विल एक्सपेक्ट, क्योंकि नया एरिया है इस सिलेबस में और लिमिटेड एरिया था ऑलरेडी हमारे पास, तो वी विल एक्सपेक्ट कि इसमें से हमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जैसे आपके सामने नजर आ रहा है 7 से 12 नंबर। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जिसको कॉमनली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल से मुराद होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फर्क जरा ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने अक्सर कैपिटल को एज इक्विटी कैपिटल पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कैपिटल मींस इक्विटी समझा जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो एरिया पढ़ रहे हैं इसमें कैपिटल मीन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और इसके अगर 2 हिस्से करना चाहें तो हम इक्विटी को इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स को हम डेट कैपिटल भी कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 हिस्से हैं, एक इक्विटी कैपिटल, एक डेट कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल शेयर होल्डर से आता है और डेट कैपिटल लेंडर से आता है। और कैपिटल किसी भी सोर्स से आएगा उसकी कॉस्ट होगी। कैपिटल किसी भी सोर्स से आएगा, इट विल हैव अ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम यहां पे कैलकुलेट करना सीखने जा रहे हैं।
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम एक और अंदाज से देखना चाहें तो इट इज द मिनिमम रिटर्न दैट कंपनी शुड मेक ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू अर्न द कैश फ्लो आउट ऑफ विच इन्वेस्टर्स कैन बी पेड देयर डिजायर्ड रिटर्न। आप कैपिटल इनसे लाएंगे या इनसे लाएंगे? कैपिटल किस लिए लिया? प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न कमाने के लिए। रिटर्न कमा के आपने कैपिटल प्रोवाइडर्स को इनकी रिटर्न वापस करनी है। कारोबार से कमाओगे और कैपिटल प्रोवाइडर्स को इनकी रिटर्न दोगे। सो मिनिमम रिटर्न दैट कंपनी शुड मेक ऑन इट्स ओन इन्वेस्टमेंट टू अर्न द कैश फ्लो आउट ऑफ विच इन्वेस्टर्स कैन बी पेड देयर डिजायर्ड रिटर्न। मिनिमम रिटर्न जो आपको कारोबार से कमानी है वो कम से कम इतनी जरूर हो कि आप अपने इन्वेस्टर को पे कर सको उनकी डिजायर्ड रिटर्न। ये होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कारोबार से मिनिमम हमें कितना कमाना है कि हम अपने इन्वेस्टर को उनकी डिजायर्ड रिटर्न दे सकें। और इन्वेस्टर को जब हम डिजायर्ड रिटर्न उनकी देते हैं, इन्वेस्टर ने हमें पैसा दिया, वो कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल पे इन्वेस्टर की जो डिजायर्ड रिटर्न है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इन्वेस्टर ने मुझे कैपिटल दिया और उसके बदले उसने मुझसे रिटर्न डिमांड की, तो मैंने इन्वेस्टर से कैपिटल लेकर उसको इस्तेमाल किया, उस कैपिटल पे रिटर्न मुझे देनी है इन्वेस्टर को। दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमें कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पेश आ रही है? हम अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ के आए हैं। हमने किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी होती है तो हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी करते हुए प्रोजेक्ट कैश फ्लोस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करते हैं। और जब हम कैश फ्लोस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट कर रहे हैं तो वहां पे हमारी बात हुई थी, हम देख रहे होते हैं कि क्या प्रोजेक्ट इन्वेस्टर की रिटर्न को मीट कर रहा है। और वहां पे हमारी डिस्कशन थी, प्रोजेक्ट कैश फ्लोस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करने से अगर एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहा है। प्रोजेक्ट इज फीजिबल, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट से कमा के इन्वेस्टर को पैसा वापस करना है, तो इन्वेस्टर को पैसा देने के बाद हमारे पास कुछ बच रहा है, पॉजिटिव एनपीवी विल टेल दैट। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कैश फ्लोस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करें, एनपीवी नेगेटिव है, हमने कहा यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मीट नहीं कर रहा, मिनिमम रिटर्न का क्राइटेरिया प्रोजेक्ट मीट नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है, एनपीवी नेगेटिव आ रही है। अब हमने प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी करनी है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना जरूरी है। इस सेगमेंट में, इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपनी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अपनी कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी परफॉर्म करनी है, हम अपनी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक्स से स्टेप्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। आप अपनी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना चाहते हो, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम विच द कंपनी हैज रेज्ड द फाइनेंस। और ये कहां से आइडेंटिफाई करोगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पकड़ो, उसको पढ़ लो, उसमें देख लो कंपनी ने, हमने कहा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम कैपिटल कहते हैं ना, डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। कहां से पैसा आया है कंपनी के पास, बैलेंस शीट से देख के पढ़ लो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स यूज्ड बाय द कंपनी। आपने ये जो सोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं इनमें हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करो। ये कैसे करनी है, ये जी हमारा मेन एरिया ऑफ फोकस इस चैप्टर में रहने वाला है। कंपनी ने पैसे किस किस सोर्स से रेज किए हैं, ये तो सिंपली बैलेंस शीट पकड़ोगे पता लग जाएगा ना कि भाई इक्विटी से पैसा आया है, हमारे कन्वर्टेबल डेट से पैसा आया है, हमारा बैंक लोन से पैसा आया। सोर्सेज आइडेंटिफाई हो गए, दैट इज नॉट एन इशू। इशू या चैलेंज क्या आता है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स। भाई 3 सोर्सेज से पैसे आया है, हर सोर्स से फाइनेंस की कॉस्ट अलग होती है। हाउ टू मेजर दैट, ये हमारा मेन एरिया है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है जी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है जी आपकी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड विद मार्केट प्राइस पर शेयर। हमने जो सोर्सेज आइडेंटिफाई किए उनमें हो सकता है यकीनन इक्विटी तो होगी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे ली जाती है? नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू मल्टीप्लाइड विद मार्केट प्राइस पर शेयर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अगर हमने कोई टीएफसी देखा है, टीएफसी की मार्केट वैल्यू लेनी है तो बड़ी सिंपल है, नंबर ऑफ टीएफसीज अभी हमने कैलकुलेट किया था पिछले सवाल में हमने उसे कहा था मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स बताओ, तो हमने एक शेयर की बॉन्ड वैल्यू ली थी, उसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इशू से मल्टीप्लाई किया था। तो वही बात है, नंबर ऑफ टीएफसीज इशूड मल्टीप्लाइड विद मार्केट प्राइस पर टीएफसी। सो मार्केट प्राइस इशू करना भी, कैलकुलेट करना भी हमारे लिए कोई इशू नहीं है।
तो हमने कहा जी स्टेप नंबर 1 क्या है, सोर्सेज आइडेंटिफाई करो, पैसा आपने किन किन सोर्सेज से रेज किया है। से आपने पैसा रेज किया इक्विटी से आपने पैसा रेज किया टीएफसी से। फॉर द टाइमिंग हमने कहा 2 सोर्सेज हैं। हमने कहा जी हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, इस पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये हमें कैलकुलेट करना सीखना है। इक्विटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीएफसी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 3 है जिन सोर्सेज से पैसा लिया उन सोर्सेज की मार्केट वैल्यू, मतलब इक्विटी की मार्केट वैल्यू देखो क्या है, टीएफसी की मार्केट वैल्यू देखो क्या है। तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, हम इसको यहीं से ही इस कैलकुलेशन से ही इक्वेशन से ही समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए चैलेंज नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ टीएफसी इशूड इनटू मार्केट प्राइस पर टीएफसी, यहां से इक्विटी आज की और डेट की मार्केट वैल्यू आ जाती है। एंड देन लास्ट स्टेप कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग द फार्मूला बिलो। वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है हमने जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कई तरीकों से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, बट सिंपल मेथड अगर देखें, आपने लेट्स अज्यूम आइडेंटिफाई किया 4 सोर्सेज आपकी कंपनी के कैपिटल के, इनकी 4 डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेट्स अज्यूम एक की 10%, एक की 12%, एक की 15%, एक की 11%। मार्केट वैल्यू से रुपीज इन मिलियन में अगर मैं बात करूं, एक की 100 मिलियन, एक की 200 मिलियन, एक की 50 मिलियन और एक की 400 मिलियन। ये सारा डाटा इसमें मैं फिर एक बार बता दूं, ये अभी अंडर क्वेश्चन है हमारे लिए। ये तो बैलेंस शीट से आइडेंटिफाई हो गया, इक्विटी है, टीएफसी है, रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है, कोई इशू नहीं। ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना, कोई बात होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू प्राइस, नंबर ऑफ डिवेंचर इन इशू इनटू प्राइस, ये भी कोई इशू नहीं है। मसला सिर्फ इसके में हम बात कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ये भी आ गई, ये भी आ गई है, तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका, इसके अलावा भी प्रेजेंटेशन फॉर्मूलाज हो सकते हैं, आंसर सेम रहता है। ये फॉर्मूला मुझे लगता है अप्लाई करना आसान है, कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इनटू वैल्यू ऑफ अ सोर्स प्लस कॉस्ट ऑफ द सेकंड सोर्स इनटू वैल्यू ऑफ द सेकंड सोर्स प्लस कॉस्ट ऑफ द थर्ड सोर्स इनटू वैल्यू ऑफ द थर्ड सोर्स प्लस कॉस्ट, जितने भी सोर्सेज होंगे, 3 है, 4 है, 2 है, कॉस्ट ऑफ द फोर्थ सोर्स इनटू वैल्यू ऑफ द फोर्थ सोर्स डिवाइडेड विद सम ऑफ वैल्यूज 100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 400। तो बताइए यहां से एवरेज क्या आती है। %11.4%, ये है जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ जो स्कोप रह गया है कि डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो जनाब ये हमारा स्कोप रह गया है, बाकी बैक का फार्मूला तो सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमें एनपीवी एनालिसिस में एज डिस्काउंट फैक्टर यूज करना होता है। तो कल से इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे डिस्कशन इंडिविजुअल सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करना, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है, साथ साथ इलस्ट्रेशन इंशाअल्लाह करते जाएंगे। इस चैप्टर में वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ स्मॉल कैलकुलेशन इलस्ट्रेशन, मे बी इस पूरे चैप्टर में शायद हम 20-25-30 इलस्ट्रेशन कर जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन है। और वही अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा, चूंकि ये टॉपिक पहले सिलेबस में नहीं था, इसलिए इसमें पास पेपर क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। फाइनल लेवल पे सीफैप में ये टॉपिक है, लेकिन सीफैप में इतना एडवांस है कि उसके क्वेश्चन यहाँ पे टच नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने जो इलस्ट्रेशन करनी है, आप समझिएगा, वो इलस्ट्रेशन ही आपके लिए एग्जाम प्रैक्टिस होंगी। शायद आगे एक आध सवाल हमें नजर आएगा, लेकिन वो सवाल भी जो आईकैप ने दिया है वो हमारी इलस्ट्रेशन से आगे का नहीं है। तो आप समझिए जो इलस्ट्रेशन हम साथ साथ कर रहे हैं, यही आपकी एग्जाम लेवल प्रिपरेशन रहेगी। इस पे पास पेपर क्वेश्चन जो आएंगे इंशाअल्लाह ताला इलस्ट्रेशन लेवल से हमारे ऊपर नहीं होंगे, जो हम चैप्टर के दौरान कर लेंगे। ठीक है जी, आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।